Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is nominal GNP versus a real GNP. सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि नॉमिनल जीएनपी और रियल जीएनपी में क्या फ़र्क है इसके अंदर। सबसे पहले नॉमिनल जीएनपी इसको क्या कहते हैं। जीएनपी हमने लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ा था। जीएनपी जो ऑब्जर्वेशन है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब हम इसके अंदर जो मेजर कर रहे हैं उस जिसको डिफाइन कर रहे हैं वो नॉमिनल जीएनपी है। तो नॉमिनल जीएनपी इज मेजर एट करंट प्राइस, यानी जो करंट प्राइस होती है उसको हम कहते हैं नॉमिनल जीएनपी कहते हैं। और रियल जीएनपी क्या होती है? रियल जीएनपी इज कंप्यूटेड एट द कांस्टेंट प्राइस, और यानी प्राइस वो जो इकट्ठी की जाती है वो कांस्टेंट लेवल पे देखी जाती है कि इसके अंदर बेसिकली हम देखते हैं कि प्राइस लेवल है क्या इसके अंदर, और कांस्टेंट प्राइस देखी जाती है। दोबारा सुन लें, नॉमिनल जीएनपी के अंदर हम करंट प्राइसेस को मेजर करते हैं और रियल जीएनपी के अंदर हम कांस्टेंट प्राइसेस को मेजर करते हैं। अंडर रियल जीएनपी वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ प्राइसेस प्रीवेलिंग इन द बेस ईयर। दिस मेजर्स टेक्स ओनली क्वांटिटी चेंजेस, यानी हम जीएनपी के अंदर जो वैल्यूज को एक्सप्रेस करते हैं वो बेस ईयर के अंदर हम देखते हैं कि बेस ईयर ले लेते हैं। फ़र्ज़ किया कि हम इसको थोड़ा सा मैं और इजी करके एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फ़र्ज़ किया कि हमने 2020 के अंदर प्राइस लेवल को चेक करना है किसी भी कमोडिटी का, किसी भी चीज़ की। फ़र्ज़ किया कि हम शुगर की एग्जांपल ले लेते हैं कि शुगर की हमने क्या करना है, प्राइस को मालूम कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमने शुगर के करंट प्राइस जो हम लेंगे वो नॉमिनल जीएनपी होगी। अब हम उसको कंपेयर करना चाह रहे हैं 2013 के साथ, तो हमने 2013 जो लेना है वो बेस ईयर होगा, यानी 2013 की जो प्राइस होगी उसको हम कांस्टेंट प्राइस अज्यूम करके हमने नॉमिनल जीएनपी जो करंट प्राइस होगी उसके लिहाज से हमने क्या करना है, इसकी मेजरमेंट करनी है। दिस मेजर्स टेक्स ओनली क्वांटिटी चेंजेस, हम क्वांटिटी की चेंजेस के अंदर हम देखते हैं ये। रियल जीएनपी इज द इंडिकेटर ऑफ रियल इनकम लेवल इन द इकोनॉमी। अब जो रियल जीएनपी है वो इंडिकेट करती है किसके वाले से, रियल इनकम ऑफ द इकोनॉमी की मैशत के अंदर इस वक्त एक्चुअल इनकम लेवल क्या है। अब आगे हम नॉमिनल जीएनपी और रियल जीएनपी के फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। ये तो हमें क्लियर हो गया। क्लियर ये हुआ कि जो नॉमिनल जीएनपी है उसके अंदर हम करंट प्राइसेस को देखते हैं और रियल जीएनपी के अंदर हम कांस्टेंट प्राइसेस को देखते हैं। तो कांस्टेंट प्राइसेस से मुराद यहाँ ये होगा कि हम बेस ले लेंगे किसी भी पिछले साल गुजरे हुए सालों में से किसी भी साल की कीमत को हम बेस ले लेंगे, यानी इसको कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे जो उस साल जिस साल की हम कीमत ले रहे हैं। अब नॉमिनल जीएनपी और रियल जीएनपी के इफेक्ट्स क्या होते हैं। इट इज़ क्लियर दैट नॉमिनल जीएनपी यूजुअली एक्सीड रियल जीएनपी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। जो रियल यानी ये वाजे है कि जो नॉमिनल जीएनपी है वो क्या करती है, बढ़ती है, तो रियल जीएनपी बढ़ती है। और ये जब रियल जीएनपी बढ़ती है तो इट इज़ द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, तो ये इन्फ्लेशन की वजह होती है। इन्फ्लेशन महंगाई को कहते हैं, कीमतों के बढ़ने को कहते हैं। इंक्रीज इन प्राइसेस, सिंपली इंक्रीज इन प्राइसेस कार्ड इन्फ्लेशन। हम कीमतों में बढ़ने के इजाफे, कीमतों में बढ़ने के रुझान को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन, यानी अफरात-ए-ज़र भी हम कहते हैं इसको। Greater the difference between nominal and real GNP, greater is the inflation. Definitely अगर nominal real GNP के अंदर difference जितना ज़्यादा होगा inflation भी क्या होगा उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। It may happen that GNP data at constant price may not be available in the economy, और ये भी हो सकता है कि जो GNP डाटा होता है constant price का वो बाज़ का, तो ये भी हो सकता है कि मईशत के अंदर उसका डाटा अवेलेबल ना हो। इफ सो, अगर ऐसा होता है, अ प्रॉब्लम ऑफ एलिमिनेटिंग प्राइस चेंज फ्रॉम द नॉमिनल जीएनपी विल अराइजेस। जो नॉमिनल प्राइसेस का जो डाटा होगा वो क्या होगा, वो अगर हम प्राइस लेवल को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो नॉमिनल जीएनपी विल अराइजेस, तो नॉमिनल जीएनपी क्या होगी, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो नॉमिनल जीएनपी का मतलब क्या होता है, जो करंट प्राइसेस होगी वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय यूजिंग जीएनपी डिफ्लेटर भी हम इसको कहते हैं। अब जीएनपी डिफ्लेटर क्या होता है, द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी डिफ्लेटर इज एन इकोनॉमिक मैट्रिक दैट अकाउंट्स फॉर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन इन द करंट ईयर्स। जो करंट ईयर का जो इन्फ्लेशन होता है उसके इफेक्ट्स को क्या करता है, अकाउंट करता है, उसको मेजर करता है।
ठीक है जी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बाय कन्वर्टिंग इट्स आउटपुट टू अ लेवल रिलेटिव टू द बेस ईयर, बेस पीरियड के लिहाज से हम इसको मेजर करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है जीएनपी डिफ्लेटर का? जीएनपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू रियल जीएनपी ओवर नॉमिनल जीएनपी। उसको हम परसेंटेज में निकालते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है जीएनपी डिफ्लेटर्स। तो ये कुछ फार्मूले हैं, रियल जीएनपी के हवाले से भी है, जीएनपी डिफ्लेटर के हवाले से है। तो सबसे पहले जीएनपी डिफ्लेटर का फार्मूला पीछे भी हमने अभी पढ़ा है, डिवाइडिंग नॉमिनल जीएनपी बाय रियल जीएनपी वी गॉट या वी ऑब्टेन जीएनपी डिफ्लेटर। हम जीएनपी डिफ्लेटर हासिल करते हैं। द जीएनपी डिफ्लेटर इज अ फैक्टर यूज्ड टू करेक्ट नॉमिनल जीएनपी इनटू रियल जीएनपी टू गेट रियल जीएनपी। नीचे इसका फिर फार्मूला भी दिया हुआ है रियल जीएनपी का, कि रियल जीएनपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीएनपी ओवर जीएनपी डिफ्लेटर, या रियल जीएनपी का फॉर्मूला एक और भी है, रियल जीएनपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीएनपी ओवर प्राइस इंडेक्स ऑफ अ ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो यही हमारे पास क्या है, ये रियल जीएनपी का फॉर्मूला है इसके अंदर। अब यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल को आगे हम चल के मजीद भी एक्सप्लेन करते हैं। सपोज नॉमिनल जीएनपी इन 2008 वाज ₹750 करोड़, प्राइस इंडेक्स वाज 125 रुपीज़ में हम ले रहे हैं इसको। द रियल जीएनपी ऑफ 2008, तो हम इसको एग्जांपल रियल जीएनपी इज इक्वल टू, तो नॉमिनल जीएनपी क्या थी 750 करोड़, उसके फार्मूले के लिहाज से हमने 750 करोड़ में कर देना है। और उसके बाद प्राइस इंडेक्स क्या है 125 और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये 600 करोड़ के रुपीज़ में हमारे पास क्या आ जाएगी, रियल जीएनपी आ जाएगी। अब आगे क्या है, हम फार्मूला ऑफ रियल जीएनपी, इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस में बी यूज टू एस्टिमेट रियल जीएनपी। हम कहते हैं कि इंडेक्स नंबर की जो प्राइसेस होती है, जब ये फार्मूला में भी हमने देखा है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, तो जीएनपी रियल जीएनपी कहलाते हैं व्हेन जीएनपी एट करंट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस इज डिवाइडेड बाय द प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर वी ऑब्टेन रियल जीएनपी। तो अगर हम उसकी करंट प्राइस के लिहाज से इसको डिवाइड करते हैं तो हमें जीएनपी आती है। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल देखें जरा क्लियर से, पहले कॉलम में देखिए, अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपको यहाँ ईयर्स नजर आ रहे हैं। ईयर्स में ले लिए 2000 और 2008। जीएनपी एट करंट प्राइस वो हमने ले लिया 400, इंडेक्स नंबर ले लिया यानी प्राइस लेवल क्या था 100 लिया है, 100 और 125। जीएनपी एट कांस्टेंट प्राइस और रियल जीएनपी रुपीज़ हमने करोड़ में लिया हुआ है, इधर भी हमने रुपीज़ करोड़ में लिया हुआ है। सबसे पहले हम 2000 की एक्सप्लेन करते हैं। तो अब यहाँ देखें ईयर 2000 के अंदर जीएनपी एट करंट प्राइस लेवल क्या था 400 करोड़ रुपीस था। प्राइस लेवल क्या था 2000 के अंदर 100 रुपीस के हवाले से था। अब हमने रियल जीएनपी मालूम कर रहे हैं, तो अभी पीछे फार्मूला पड़ा है, तो 400 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ गया हमारे पास 400, यानी 2000 यानी क्या है 2000 इन सन ईयर 2000 के अंदर जो हमारे पास रियल जीएनपी आई है वो कितनी है 400 करोड़ रुपीस आई है। अब हम उसको कर रहे हैं आफ्टर 8 ईयर यानी 2008 के अंदर कि जीएनपी करंट प्राइस लेवल क्या हो गया 750, यानी इनकम जो इंक्रीज हुई वो 750 हो गई और प्राइस इंडेक्स डेफिनेटली इंक्रीज हुआ 2000 के अंदर, यानी जो चीज़ 100 रुपीज़ की थी 2008 के अंदर 125 की होगी। तो 750 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास क्या आ गया 600 करोड़ रुपीज़ आ गया। तो यानी हमारे क्या 2008 के अंदर हमारी यानी क्या है रियल जीएनपी के अंदर क्या हो गया इजाफा हो गया है। यानी इससे भी पता लग रहा है कि वो आमदनी जो 2000 के अंदर 400 रुपीज़ थी वो 2008 के अंदर कितनी होगी 750 हो गई है। यानी वो चीज़ जो हमें 2000 के अंदर 100 रुपीज़ की मिल रही थी 2008 के अंदर 125 की इंक्रीज होगी। तो डेफिनेटली रियल जीएनपी में भी क्या हो गया इजाफा हो गया, 400 से 600 करोड़ हो गया। अब मैंने इसको थोड़ा सा इस टेबल को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया आपकी आसानी के लिए। जीएनपी एट करंट प्राइस रोजन फ्रॉम 400 करोड़ इन द ईयर 2000 रुपीज 750 करोड़ इन 2008, वही जो टेबल में हमने अभी एक्सप्लेन किया है। मीनवाइल प्राइस इन्फ्लेशन हैज अकर्ड, अगर इन्फ्लेशन आ जाता है तो वो क्या होगा एज अ रिजल्ट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस रोज फ्रॉम 100 to 150 इफ दिस प्राइस इंक्रीज इज एलिमिनेटेड। अगर हम इसको खत्म करना चाहें नेशनल इनकम वुड बी इंक्रीज रुपीज 600 करोड़ इन 2008। तो नेशनल इनकम में यानी क्या होता है कि आमदनी में जो इजाफा हुआ 2008 के अंदर 600 करोड़ रुपीज हुआ, जैसा हमने टेबल में देखा।
रादर देन 750, तो वो 750 होने की बजाय वो कितनी होगी, 600 हो गई है। तो ये इधर देखें, ये देखें, यानी इनकम लेवल कितना इंक्रीज होना चाहिए, 750, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से नेशनल इनकम में इजाफा कितना हुआ, 600 करोड़ हुआ। तो इसी को एक्सप्लेन कर रहा है, पार्ट ऑफ द इंक्रीज इन नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस एंड इंक्रीज इन आउटपुट। तो ये किस लिए हुआ, हमारी आमदनी में इजाफा इसलिए हुआ करंट प्राइसेस, और करंट प्राइसेस का किस वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस एंड इंक्रीज आउटपुट, यानी कीमतों के बढ़ने की वजह से भी हुआ और आउटपुट में इजाफे की वजह से भी हुआ। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंजम्पशन फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन क्या है, डेफिनेटली कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सिंपली अगर हम इसको कहें, कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली रिलेशंस को ज़ाहिर करता है, डिफरेंट वेरिएबल्स के रिलेशंस को ज़ाहिर करता है जो कंजम्पशन को इफेक्ट करते हैं। तो उस कंजम्पशन इफेक्ट्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी हुई है, अ फंक्शन शोइंग, अब सिंपल इसकी डेफिनेशन है, अ फंक्शन showing how the relationship between consumption and its determinants mainly income is called consumption function। हम इसको कहते हैं कि अगर हम इसको कहें कि हमारी जो कंजम्पशन है वो डिपेंड करती है किस पे, हमारी इनकम के, उसके कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, उसके डिटर्मिनेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो मेनली है इसके अंदर जो कंजम्पशन को ज़्यादा यानी एक्सप्लेन करता है वो क्या करता है, इनकम एक्सप्लेन करता है। तो ये मेनली इनकम होता है। Consumption function represents amounts of consumer expenditure made at given level of income, whereas the propensity to consume is the schedule of consumer expenditure at various income levels. Definitely, अब हमारे यहाँ जो consumption function है वो consumer के expenditures को explain करता है जो लोगों की income के लिहाज से vary करती है। ठीक है जी, इसके अंदर लोगों का खर्च करने का रुझान भी डिपेंड करता है, और खर्च करने का रुझान किस पे डिपेंड करता है, कंज्यूमर की इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिनकी इनकम ज़्यादा होगी डेफिनेटली कंजम्पशन पैटर्न उनका ज़्यादा होता है, और जिनकी इनकम कम होती है कंजम्पशन पैटर्न उसके लिहाज से उनका कम होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर कुछ डेफिनेशन और भी, कंजम्पशन इज दिस सो एंड द पर्पज ऑफ ऑल प्रोडक्शन, डेफिनेटली। अब सोल इसके अंदर बेसिकली वो कहते हैं ओनली वन, किसी चीज़ अकेला कोई चीज़ ऐसा सोर्स है जो किसी चीज़ की प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ को पैदाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं। एडम स्मिथ ने इसको एक्सप्लेन किया, कंजम्पशन इज द एक्ट ऑफ स्पेंडिंग इनकम फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई वांट्स, अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो हम अपनी आमदनी को खरीदो फरोख्त पर खर्च करते हैं, अशिया खिदमात की खरीद फरोख्त पर खर्च करते हैं, उस सभी हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन कहते हैं। अब ये कंजम्पशन को सिंपली एक्सप्लेन कर रहे हैं। कंजम्पशन फंक्शन इज नथिंग मोर देन अ स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। कंजम्पशन फंक्शन इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर, किसी किस्म के रिलेशन को एक्सप्लेन नहीं करता, सिवाय इसके कि कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर और इनकम को एक्सप्लेन करता है इसके अंदर। अब हम इसको हम इक्वेशन के जरिए एक्सप्लेन करते हैं, कंजम्पशन फंक्शन की जो इक्वेशन है। अब इसकी इक्वेशन क्या है, सी, यहाँ देखिए आपको नजर आ रही होगी, C इज इक्वल टू एफ इंटू वाई आ गया। यानी इसको हम पढ़ते हैं कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। अब इसके अंदर जो C है कंजम्पशन को एक्सप्लेन करता है, और Y किसको एक्सप्लेन करता है, ये इनकम को जाहिर करता है, ये इनकम का सिंबल है, और F फंक्शन को एक्सप्लेन करता है। तो फंक्शन सिंपली मैं बता देता हूँ, द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड फंक्शन। सिंपली वी कैन से फंक्शन क्या है हमारे पास, द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड फंक्शन, हम इसको फंक्शन कहते हैं। अब इस फंक्शन को हम एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या कहते हैं, इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू एग्रीगेट्स, दैट इज टोटल कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। कंजम्पशन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम, सिंबॉलिकली C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y। अब ये क्या कहते हैं, इसका ये क्या कहता है, हमारी आमदनी को हमारा एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपने इसके अंदर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, C एंड Y। ये फंक्शन तो दोनों वेरिएबल्स, ये दोनों वेरिएबल्स हैं C और Y, और फंक्शन क्या है, ये इन दोनों के दरम्यान रिलेशंस को बता रहा है। एक चीज़ ध्यान रखा गया कि जो बराबर के अंदर वाली साइड पे होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो बाहर होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जो इनकम है वो इंडिपेंडेंट है और कंजम्पशन जो है वो डिपेंडेंट है, यानी इनकम होगी तो कंजम्पशन होगी। तो यह क्या होगा, इनकम इंडिपेंडेंट और कंजम्पशन क्या होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। आगे हम चल के एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि टोटल हमारी कंजम्पशन टोटली रिलाई करती है हमारी इनकम के ऊपर। क्या आमदनी ज़्यादा होगी
तो खर्च भी ज़्यादा होगा, आमदनी कम होगी तो खर्च भी कम होगा। अब इस इक्वेशन को अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के लिखें कि C इज इक्वल टू A प्लस BY। अब इसके अंदर वेयर यानी A क्या हमारे पास ऑटोनमस, हम देखिए ऑटोनमस कंजम्पशन होती है। ऑटोनमस कंजम्पशन क्या करती है, इनकम के ऊपर रिलाई नहीं करती, यानी कुछ ऐसी रोजमर्रा ज़रूरत की चीज़ें हैं, बेशक सार्फ की आमदनी ज़ीरो हो, इनकम लेवल ज़ीरो हो, तो वो किसी ना किसी से उधार लेके अपने अखराजात को पूरा करता है। तो जिस चीज़ों को वो पूरा करने की कोशिश करता है, इकोनॉमिक्स में इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं ऑटोनमस कंजम्पशन यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमने जो सिंबल यहाँ यूज़ किया वो A यूज़ किया है, A यानी ऑटोनमस को देखा। और यानी ये किसका है, यानी A इज ऑटोनमस ऑफ C, यानी ये कंजम्पशन का C है, यानी खर्च का, ये ऑटोनमस कंजम्पशन हम इसको कहते हैं। यानी C यहाँ जो अब्रेविएट हो रहा है कंजम्पशन के लिए ऑटोनमस कंजम्पशन कहते हैं। A इज ऑटोनमस कंजम्पशन एंड B इज MPC। MPC बता तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कहते हैं इंड्यूस के लिए लफ्ज यूज करते हैं कि B क्या है, इंड्यूस कंजम्पशन। इंड्यूस कंजम्पशन क्या होती है, वो कंजम्पशन होती है जो किसी दूसरे को देकर की जाती है। मसलन अगर हम देखते हैं कि मॉडर्न एरा के अंदर देखते हैं कि आप अगर फ्रेंड्स के वाले से बात करते हैं, किसी के पास अच्छा मोबाइल हो तो आप उसको देख के कहते हैं कि मेरे पास भी अच्छा मोबाइल हो, तो ये इंड्यूस, तो वो जब वो मोबाइल खरीदता है तो वो इंड्यूस है, यानी किसी को देख कर उसने खरीदा है, ये इंड्यूस कंजम्पशन है। ठीक है जी, ये हमारे पास जो किसी दूसरे को देकर की जाती है वो इंड्यूस। ऑटोनमस वो खुद ब खुद होती है, A उसके लिए A यूज़ करते हैं, और B सिंपल इसके लिए हम MPC भी यूज़ करते हैं, और इसको सिंपल इकोनॉमिक्स के अंदर इंड्यूस कंजम्पशन कहते हैं, यानी वो खर्च जो किसी दूसरे को देकर किया जाता है उसे हम इंड्यूस कंजम्पशन कहते हैं। आगे करंट एब्सोल्यूट C इज रिलेटेड टू Y। अब हम ये कहते हैं, अभी पीछे हमने इक्वेशन में पढ़ा, ये देखें कि वो क्या हमारे पास के जो C होता है ये करंट एब्सोल्यूट है किसका, Y का है, कि Y ज़्यादा होगी डेफिनेटली इनकम ज़्यादा होगी तो खर्च भी ज़्यादा होगा, इनकम कम होगी तो खर्च भी क्या होगा, कम होगा। यानी खर्च किस पे डिपेंड कर रहा है, इनकम पे डिपेंड कर रहा है। नीचे जाकर एक्सप्लेन करें, कंज्यूमर विल इंक्रीज MPC इज अज्यूम टू बी पॉजिटिव एंड लेस देन यूटिलिटी विच मीन्स दैट C इंक्रीज व्हेन Y इंक्रीज, कि खर्च बढ़ता है जब आमदनी बढ़ती है, और C डिक्रीज व्हेन इनकम डिक्रीज, Y डिक्रीज, यानी खर्च कम होता है जब आमदनी कम होती है। तो हमारा खर्च पे किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारी इनकम पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या है, इसके अंदर एक्सप्लेन कर रहा है। आगे प्रोपेंसिटी या प्रॉपर्टीज को हम इसके अंदर एक्सप्लेन करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजम्पशन फंक्शन APC और MPC। APC को हम कहते हैं, APC अब्रिविएशन है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। APC कहा जाता है इसको सिंपली एक्सप्लेन करने से पहले मैं जरा इसकी इक्वेशन पे जा रहा हूँ। इसकी APC इज इक्वल टू C ओवर Y। अब C और Y इसके लिहाज से आपने इसको डेफिनेशन भी खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं। द रेशियो बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इज कॉल्ड APC। सिंपली वी कैन से द रेशियो बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इज कॉल्ड APC। या आप सिंपल ऊपर मैंने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख दिया है। द एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड APC। यानी इसको हम एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम कहते हैं, APC इसको कहा जाता है। एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज और प्रोपोर्शन ऑफ इनकम कंज्यूम्ड। अगर हम इसको यानी क्या करते हैं कि इसको हम सिंपली और एक्सप्लेन करते हैं, जो परसेंटेज होती है यानी खर्च करने की, अगर हम उसको रेशियो के लिहाज से एक्सप्लेन करते हैं तो ये भी हमारे पास क्या कहलाती है, APC कहलाती है। तो ये APC का यहाँ फार्मूला दिया हुआ है इसके अंदर। तो ये फार्मूला आपने देखना है कि APC इज इक्वल टू C ओवर Y। अब APC डिक्लाइन एज इनकम इंक्रीज, और APC यानी डिक्लाइन होती है जैसे, यानी क्या होती है, हमारी इनकम में इजाफा होता है, यानी इनकम इंक्रीज होती है। द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन डिक्रीजेस। क्यों, इसके अंदर बेसिकली ये कहना है कि जब आमदनी बढ़ती है तो खर्च बढ़ता है। तो इसके अंदर बेसिकली कहना ये बताया ये जाता है कि जिस लिहाज से आमदनी में इजाफा होता है उस लिहाज से खर्च में इजाफा नहीं होता। यानी आमदनी में अगर 100 रुपये का इजाफा हुआ है तो खर्च में 100 रुपये का इजाफा नहीं होता। आमदनी 100 रुपये बढ़ती है तो खर्च 80 रुपये बढ़ता है, तो 20 रुपये का डिफरेंस बीच में रह जाता है। तो बिल्कुल एक्यूरेसी रहती है, आमदनी ज़्यादा प्रोपोर्शन से चेंज होती है, कंजम्पशन उसके रिलेटिवली क्या होती है, कम प्रोपोर्शन से क्या होती है, चेंज होती है। तो इसी को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगे कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी। इसकी जो दूसरी टाइप है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC इसको कहा जाता है। और MPC के नीचे मैं इसकी डेफिनेशन को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। MPC इज इक्वल टू डेल्टा C ओवर डेल्टा Y। तो ये डेल्टा मीन क्या होता है, चेंज, तब्दीली को एक्सप्लेन कर रहे हैं इसके अंदर। तो ये इसके अंदर भी बेसिकली वही है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम।
वो कहते हैं कि जो कंजम्पशन के अंदर जो चेंज आती है किसकी वजह से होती है, ड्यू टू चेंज इन इनकम, कि आमदनी तब्दील होगी तो खर्च भी तब्दील होगा, आमदनी ज़्यादा होगी तो खर्च भी ज़्यादा होगी, आमदनी में ज़्यादा तब्दीली होगी तो खर्च में तब्दीली भी ज़्यादा होगी, आमदनी में तब्दीली कम होगी तो खर्च में तब्दीली भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो बेसिकली एमपीसी चेंज को ज़ाहिर करता है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन एपीसी। भी हम इसको सिंपली कह सकते हैं कि एपीसी के अंदर जो रेट ऑफ चेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं, एपीसी कहते हैं, उसको एमपीसी कहते हैं। तो एपीसी में हमने पीछे क्या पढ़ा था, सी ओवर वाई। अब एमपीसी के अंदर क्या हो गया है, डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। एमपीसी आर इक्वल एंड एक्सप्रेशन 0.9, यानी एमपीसी क्या होता है, हमेशा लेस देन 1 होता है, एक से कम होता है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता उससे, यानी क्या होता है, बिल्कुल यूनिटी के बराबर नहीं होता, बल्कि यूनिटी से क्या होता है, कम होता है। एमपीसी इज अज्यूम्स टू बी पॉजिटिव एंड लेस देन यूनिटी, जिससे मैंने ऊपर बताया कि हमेशा यूनिटी से कम होता है, विच मीन्स दैट कंजम्पशन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम। का कंजम्पशन क्या है, आमदनी का बढ़ता हुआ तकसीर तफाल, हम इसको कहते हैं कि बढ़ता हुआ तफाल है, एंड इट्स इंक्रीज बाय लेस देन इंक्रीज इन इनकम, यानी जो खर्च में तब्दीली होती है आमदनी के मुकाबले में कम होती है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया कि 100 रुपये आमदनी बढ़ती है तो खर्च 100 रुपये नहीं बढ़ता, बल्कि आमदनी 100 रुपये बढ़ती है, खर्च 80 रुपये बढ़ता है, तो 20 का डिफरेंस कहीं ना कहीं मौजूद रहता है। इसलिए जो रेट ऑफ चेंज सी में होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है, किसके मुकाबले में, द रेट ऑफ चेंज इन इनकम, आमदनी के मुकाबले में। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ एमपीसी lies in filling the gap between income and consumption through planned investment to maintain the desired level of income। जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो प्लान इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हम बाकायदा प्लान करके चीज़ों को करते हैं, वो किस लिए होता है, हमने अपने इनकम लेवल को, उसकी ख्वाहिश को, उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए। तो इसको अब हमने क्योंकि एपीसी को एक्सप्लेन कर लिया और एमपीसी को एक्सप्लेन कर लिया। अब ये देखिए इसके अंदर बेसिकली ये वाई एक्सिस और ये यानी एक्स एक्सिस पे हमने सी और एस, सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन, एस स्टैंड फॉर सेविंग, यानी बचत को एक्सप्लेन कर रहा है, ओ ओरिजिन को एक्सप्लेन कर रहा है, वाई इनकम को एक्सप्लेन कर रहा है, और वाई इनकम पे यानी हमने वाई एक्सिस पे हम इनकम को ले रहे हैं इसके अंदर। हाँ जी, अब इसमें देखें कि ये हमारे पास सबसे पहला खत जो आया है, ये देखें इसमें मैं एरो से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये सी प्लस एस का खत है, ये 45 का एंगल है, कि हम कोशिश करते हैं कि अपनी आमदनी में से आधा खर्च करने वाला बता लें। अब ये जो हमने पीछे पढ़ा है, ये जो इक्वेशन बेसिकली ये पढ़ी है, ये इक्वेशन जो इसके अंदर बेसिकली हमने एक्सप्लेन की हुई है, C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो इसी ग्राफ के अंदर बेसिकली हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करें, C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, यह कि हम अपने आमदनी में से खर्च करते हैं। खर्च दो तरह का होता है, एक इसको हमने पीछे एक्सप्लेन किया ऑटोनमस कंजम्पशन को, और बी वाई किसको एक्सप्लेन किया हमने, इंड्यूस कंजम्पशन को एक्सप्लेन किया इसके अंदर। तो उसी को यहाँ क्या कर रहा है, वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसी को वो क्या कर रहा है, यहाँ बता रहा है C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो ये क्या हमारे पास है, ये ग्राफ है, ये C का खत है, ये हमारा पैटर्न है कि हमारी आमदनी का लेवल ये है। अगर हम इस पैटर्न पे, ये इक्विलिब्रियम है कि जितनी इनकम है उतने ही खर्च है, ठीक है, उसके ये बैलेंस को एक्सप्लेन कर रहा है इसके अंदर। तो ये यानी ग्राफिकली हमने इसको एक्सप्लेन किया। और इसके अंदर एक और चीज़ है, ये थोड़ा सा आपको ये देखें ट्रायंगल बनी हुई है, इसमें देखें ये एमपीसी एक्सप्लेन करता है, यानी ये क्या बता रहा है, ये खर्च है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक खर्च में तब्दीली हुई, नीचे वाई है यानी इनकम में तब्दीली हुई, तो खर्च में भी क्या होगी, तब्दीली होगी। जब आमदनी में तब्दीली से खर्च में तब्दीली होगी तो ये किसको जाहिर करता है, एमपीसी को स्लोप जाहिर करता है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इज कांस्टेंट। यानी क्या है, ये एमपीसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर इसी लाइन के ऊपर, इस लाइन से हटकर हम नीचे की तरफ कोई मूव करते हैं, इसके अंदर हट के कोई चेंजेस आती है तो वो एमपीसी को जाहिर करें। अगर हम स्ट्रेट इस लाइन पे मूव करें तो ये ऑटोनमस कंजम्पशन को एक्सप्लेन करता है, और एपीसी भी हम सिंपली इसको कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम है। एमपीसी की एग्जांपल को हम मजीद यानी क्या करते हैं, अब ये डायग्राम से एक्सप्लेन किया, अभी हम इसको एग्जांपल इसमें कहते हैं। सपोज इनिशियल इनकम लेवल इज ₹1000 एंड कंजम्पशन डिमांड इज ₹800। वो कहता है कि हमारी जो इनिशियल इनकम लेवल है वो ₹1000 है, और कंजम्पशन जो है हमारे पास वो कहते हैं ₹800 है। अगर हम एपीसी मालूम करना चाहें तो एपीसी क्या होगा, एपीसी बराबर होगा C ओवर वाई। तो C कितना है 800, इनकम कितनी है 1000, तो 800 डिवाइडेड बाय 1000 0.8 आ जाएगा। आगे कहता है कि व्हेन इनकम लेवल इंक्रीज रुपीज टू 1500, यानी वो 1000 से इंक्रीज होके कितनी होगी 1500, तो आपने इसके अंदर चेंज कितनी आ गई 500 की। कंजम्पशन इंक्रीज, कंजम्पशन डिमांड रुपीज टू 1200, पहले कितनी थी 800, आमदनी बढ़ गई है, आमदनी 1000 रुपए से बढ़कर 1500 रुपए हो गई, तो खर्च 800 रुपए से बढ़कर कितना हो गया 1200 रुपए हो गया। तो एमपीसी क्या हो गया, एमपीसी डेल्टा सी और डेल्टा वाई।
तो डेल्टा सी क्या है हमारे पास, खर्च कितना तब्दील हो, 800 से 1200 कितने की चेंज आई है, 400 की। और डेल्टा वाई डी यानी वाई को जाहिर कर रहा है, तो वाई डी में कितनी चेंज आ रही है, 500 यानी 1000 से कितनी होगी, 1500। सिंपल वाई भी कह सकते हैं, वाई इनकम को एक्सप्लेन करता है, वाई डी डिस्पोजेबल इनकम को एक्सप्लेन करता है। 400 डिवाइड बाई 500 तो 0.8, तो ये क्या आ गया हमारे पास, एमपीसी आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट व्हेन इनकम इंक्रीज बाई ₹100 कंजम्पशन डिमांड इंक्रीज बाय 80। ये जिससे मैं पीछे एग्जांपल में बता रहा हूँ कि जब आमदनी बढ़ती है तो खर्च भी बढ़ता है। हम ये तो कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे है कि डायरेक्ट इनकम जो इफेक्ट करती है कंजम्पशन के इफेक्ट करती है, कि आमदनी यही अगर बढ़ेगी तो खर्च भी बढ़ेगा, आमदनी कम होगी तो खर्च भी बढ़ेगा। लेकिन आमदनी में जो प्रोपोर्शनेट चेंज होती है वो ज़्यादा होती है, कंजम्पशन में प्रोपोर्शनेट चेंज क्या होती है, कम होती है। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में देखें कि इनकम जो हमारे पास है ₹100 है, कंजम्पशन है और इनकम है, यानी इसमें से जो कंजम्पशन हमारे पास कितनी है, 80 है। तो 80 और 100 में कितने का डिफरेंस है, 20 का। तो ₹20 यानी वो जो खर्च नहीं, इसका मतलब है वो सेविंग भी है। यानी क्योंकि हम ये कहते हैं कि आमदनी बढ़ती है खर्च बढ़ती है, लेकिन इसके साथ एक और रिलेशन जो आगे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो ये क्या कि जब आमदनी बढ़ती है तो बचत भी बढ़ती है, क्योंकि इनकम भी यानी क्या होती है, सेविंग इनकम में से ही खर्च किया जाता है और इनकम में से क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। मेन जो इसके अंदर ऑब्जर्वेशंस वगैरह जो देखी गई हैं, देखनी चाहिए या जिसको आपको आपके माइंड में होनी चाहिए, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। व्हेन डिस्पोजेबल इनकम, व्हेन डिस्पोजेबल इनकम, व्हेन वाई डिस्पोजेबल इनकम, हम सिंपल वाई भी कह सकते हैं। सिंपल देखिए डिस्पोजेबल इनकम पीछे हम पढ़ चुके हैं। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है कि पर्सनल इनकम में से टैक्सेस को निकाल दें, कि उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। कि हम अपनी आमदनी में से टैक्सेस को माइनस कर दें, बाकी जो आमदनी बच जाती है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। सिंपल वाई भी हम यूज कर सकते हैं। कहते व्हेन डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेस, जब वो बढ़ती है, कंजम्पशन आल्सो इंक्रीज, खर्च भी बढ़ेगा, बट नॉट प्रोपोर्शनेटली, उस तनासुब से नहीं बढ़ेगा जिस तनासुब से आमदनी में इजाफा हुआ है। व्हेन डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेस एपीसी डिक्लाइंस, जब आमदनी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो एपीसी क्या होता है, यानी औसत मेलाने सर्फ, जिसको आप कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम, ये भी क्या गिरना शुरू हो जाता है। व्हेन डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेस एमपीसी रिमेन्स कांस्टेंट, एमपीसी पे फर्क नहीं पड़ता, यानी वो कांस्टेंट रहता है। तो हम कह सकते हैं कि एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी। तो एपीसी हमेशा एमपीसी से क्या होता है, ज्यादा होता है। उसके बाद वह कहता है, उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि एट दी लो लेवल ऑफ इनकम, जब आमदनी में कमी होती है, देयर इज दिस सेविंग एट अ हायर लेवल ऑफ इनकम। तो यानी जब से आमदनी में इजाफा होता है तो डिस सेविंग यानी बचतों में कमी होना शुरू हो जाती है। आगे कहते हैं एंड एट अ हायर लेवल ऑफ इनकम देयर इज सेविंग, जब आमदनियाँ बढ़ती है तो बचतों में भी इजाफा होना शुरू हो जाता है। अ पार्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम दैट इज ₹400, यानी C इज इक्वल टू वाई डी, के हमारी आमदनी खर्च के बराबर है। अगर हमारी आमदनी ₹400 है और हमारा खर्च भी हमारी आमदनी यानी C, यानी आमदनी भी खर्च भी ₹400 है, आमदनी भी ₹400 है, तो सेविंग क्या होगी, जस्ट सेविंग इज जीरो। तो सेविंग का मतलब क्या, जीरो, कि जितनी आमदनी है हम उतना सारा ही खर्च कर रहे हैं, तो सेविंग यहाँ कोई नहीं होगी, सेविंग क्या हो जाएगी, जीरो होगी। तो इकोनॉमिक्स के लिए हम इसको लफ्ज यूज करते हैं, द पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, जहाँ आमदनी खर्च के बराबर होती है, जहाँ सेविंग जीरो हो जाती है, यानी उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सेविंग फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन क्या है हमारे पास, अब सेविंग फंक्शन से पहले सबसे पहले हम सेविंग्स को डिस्कस करते हैं। सेविंग्स क्या है, द पार्ट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम या द पार्ट ऑफ इनकम नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन इज कॉल्ड सेविंग, यानी आमदनी का वो हिस्सा जो खर्च होने से रह जाए, जिसको खर्च नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, सेविंग कहते हैं। इन दिस केस सेविंग इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्पोजेबल इनकम। मैंने नीचे इक्वेशन में एक्सप्लेन कर दी है, सेविंग बचत को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेविंग किसका होता है कि इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है, सेविंग आ जाता है। तो यहाँ बेसिकली डेफिनेशन के अंदर भी यही बताया गया है इसके अंदर, सेविंग इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजम्पशन, इट इज बेस्ड ऑन, ठीक है जी, प्रीमाइज दैट 10 देन सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस सी। सेविंग फंक्शन क्या है हमारे पास, ये तो सेविंग की इक्वेशन है। आगे सेविंग फंक्शन को हम एक्सप्लेन करने गए, तो सेविंग फंक्शन भी उसी तरह है जिस तरह हमने प्रीवियस जो टॉपिक डिस्कस किए, कंजम्पशन फंक्शन है। तो कंजम्पशन फंक्शन के अंदर हमने क्या चीज़ें देखी हैं, कंजम्पशन फंक्शन के अंदर हमने ये देखा है सी इज द फंक्शन ऑफ वाई था, यहाँ क्या आ गया हमारे पास, एस इज द फंक्शन ऑफ वाई आ गया इसके अंदर। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एस इज द फंक्शन ऑफ वाई,
तो वो सी इज द फंक्शन ऑफ वाई था, यहाँ एस इज द फंक्शन ऑफ वाई, कि हमारी सेविंग्स भी किस पे डिपेंड करती है, हमारी इनकम पे डिपेंड करती हैं, कि इनकम ज़्यादा होगी तो सेविंग्स भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसको हम ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करते हैं इसके अंदर। तो ये वही हमने जो पीछे भी ग्राफ पढ़ा है कि ये सी प्लस एस का खत है, 45 का एंगल है। ये सेविंग का खत हमेशा क्या होता है, नेगेटिव स्लोप्ड होता है, ये यानी डिस सेविंग है। ये इनकम लेवल है, ये इनकम लेवल से नीचे की तरफ है कि कमा तो कुछ नहीं रहा लेकिन खर्च तो कर रहा है, तो वो जो खर्च है वो किसी से उधार लेके पूरा कर रहा है, अपने खर्च को पूरा कर रहा है। उधार तो इकोनॉमिक्स के लिए जो उधार लेके अपने खर्च को जो पूरा कर रहा है, जब उसकी आमदनी नहीं है, इनकम लेवल उसका ज़ीरो है, तो लेकिन अपने अखराजात को पूरा करने के लिए उधार लेके वो खर्च कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं उसको डिस सेविंग, यानी सेविंग इज लेस देन ज़ीरो हो जाती है। यहाँ इस पॉइंट पे जहाँ रेड लाइन ब्लैक लाइन को क्रॉस करी, सेविंग इज इक्वल टू ज़ीरो के बराबर हो जाती है, और इससे ऊपर जो होगा सेविंग इज ग्रेटर देन ज़ीरो, तो सेविंग क्या हो गई, ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। आमदनी बढ़ने से बचतें भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये सेविंग का खत होता है इसके अंदर। आगे सेविंग फंक्शन कहते हैं केन्स शो दैट सेविंग्स आर द फंक्शन ऑफ वाई, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा है, सेविंग इज द फंक्शन ऑफ वाई, कि जब क्या होगा, नीचे एक्सप्लेन भी कर दिया है, नो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर शामिल होता है। इफ वाई इंक्रीज, जब आमदनी में इजाफा होता है तो सेविंग्स में भी क्या होता है, इजाफा होगा। वाई आमदनी में कमी होगी तो सेविंग्स में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। सेविंग इज होल्डिंग मनी दैट इज टेकन आउट ऑफ दी वाई स्ट्रीम एंड केप्ट दी मनी इन होल्डिंग, यानी क्या कहते हैं, होल्डिंग्स की फॉर्म के अंदर वो क्या कहते हैं कि लोग जिसको होल्डिंग्स की फॉर्म के अंदर अपने पास ज़्यादा रखना चाहते हैं, सेविंग्स की सूरत में ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, सेविंग्स कहते हैं। इन द फॉर्म ऑफ कैश, यानी ये लफ्ज़ क्या कर रहा है, नकदी की सूरत में पास रखते हैं। देयर इज आल्सो कॉल्ड लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, भी हम इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं, यानी तरजीह नकदियत भी हम इसको कहते हैं। अब सेविंग इनकम रिलेशनशिप को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। व्हेन वाई इज ज़ीरो, जब आमदनी ज़ीरो होती है, कंजम्पशन कैन नॉट बी ज़ीरो, तो खर्च तो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान ने ज़िंदा रहना है, खाना पीना है, अपनी ज़रूरियात को पूरा करना है। जब इनकम ज़ीरो होगी, यानी वाई इज़ ज़ीरो, जब इनकम लेवल उसका ज़ीरो होगा तो कंजम्पशन ज़ीरो नहीं हो सकती। कंज्यूमर विल हैव टू बोरो और यूज़ देयर पास्ट सेविंग, या कंज्यूमर क्या होगा, या उधार लेगा, या जो उसने माजी के अंदर कुछ बचा के रखा होगा उसको क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। तो हमने पीछे जिससे हमने ग्राफ में भी देखा है कि ये सेविंग का खत नेगेटिव स्लोप्ड होता है, तो इसकी वजह यही एक्सप्लेन हो रही है इसके अंदर। अब इसके अंदर वो कहते हैं देयरफॉर व्हेन वाई इज ज़ीरो, जब वाई ज़ीरो होती है तो ग्राफ की एक्सप्लेनेशन है ये, सेविंग इज लेस देन ज़ीरो, तो सेविंग्स क्या होती है, ज़ीरो से कम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड डिस सेविंग्स, इसको हम डिस सेविंग्स कहते हैं, बचतों का ना होना कहते हैं इसको। एज ए इनकम इंक्रीज सेविंग आल्सो, कि जब आमदनी बढ़ेगी तो खर्च में भी, बचत में भी क्या होगा, इजाफा होगा। फाइनली सेविंग इज इक्वल टू ज़ीरो एंड देन सेविंग इज इक्वल टू ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इससे जब फाइनल सेविंग्स ज़ीरो के बराबर हो जाएंगी या सेविंग्स ग्रेटर देन ज़ीरो होगी, तो वो यानी क्या होता है, इसका स्लोप पॉजिटिव होता है, यानी आमदनी के बढ़ने से खर्च में भी इजाफा हो जाता है। इसी तरह हम इसकी भी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, जिससे हमने कंजम्पशन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। यहाँ हम सेविंग्स की प्रॉपर्टीज़ को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं यहाँ। और सेविंग्स की प्रॉपर्टीज इसके अंदर क्या है, बेसिकली इसके अंदर भी उसी तरह हमने कंजम्पशन की तरह, उधर एपीसी था, यहाँ एपीएस आ गया है। अब एपीसी और एपीएस में क्या फ़र्क है, वहाँ यानी कंजम्पशन पैटर्न था, वो कंजम्पशन फंक्शन था, ये सेविंग फंक्शन है इसके अंदर। तो एपीएस हमारे पास क्या आ जाएगा इसके अंदर, एपीएस इज द रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग एंड टोटल डिस्पोजेबल इनकम। द सिंपल हम इसको इस जिससे हमने पीछे गया, द रेशियो बिटवीन इनकम एंड सेविंग इज कॉल्ड एपीएस। द रेशियो बिटवीन इनकम एंड सेविंग इज कॉल्ड एपीएस, हम इसको कहते हैं। या एपीएस बराबर होता है 1 माइनस एपीसी, कि अगर हम क्या करते हैं, यानी द डिफरेंस बिटवीन यूनिटी एंड एपीसी इज कॉल्ड एपीएस, भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये यानी क्या एपीएस का फॉर्मूला है, वो एपीसी था सी ओवर वाई, ये एपीएस है एस ओवर वाई को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेविंग फंक्शन इज गिवन बाय, जैसे हमने सी पीछे पढ़ा था उस कंजम्पशन फंक्शन के अंदर, सी इज इक्वल टू वहाँ पढ़ा था ए प्लस बी वाई पढ़ा था। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें क्या आ जाएगा, माइनस एस ए प्लस एस वाई। तो यहाँ ऐसे इज सेविंग लेवल, यानी सेविंग लेवल क्या होता है, नेगेटिव, हमने जिसका स्लोप में भी देखा है नेगेटिव स्टार्ट होता है वो वाई, व्हेन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो
एंड इट इज़ नेगेटिव एंड सी इज़ ग्रेटर देन वाई, कि वहाँ खर्च ज़्यादा है हमारी आमदनी से। बेशक आमदनी ज़ीरो भी हो लेकिन खर्च तो होता है, इसलिए सेविंग का खत क्या होता है, जो नेगेटिव साइन है वो ये इसके स्लोप को एक्सप्लेन करें यहाँ। व्हेन वाई इंक्रीज, जब आमदनी बढ़ती है, सी आल्सो इंक्रीज, खर्च भी बढ़ता है, बट लेस देन वाई, आमदनी के मुकाबले में कम होता है, एंड सी इज इक्वल टू, जब आमदनी खर्च के बराबर होता है, एट दिस पॉइंट सेविंग इज इक्वल टू जीरो। जो जितनी आमदनी है उतना ही खर्च है, तो वहाँ सेविंग क्या होती है, जीरो हो जाती है। तो सेविंग इंक्रीज कब होती है, एट द हायर इनकम, जब आमदनी बढ़ती है। सेविंग इंक्रीज बट लेस देन इनकम, तो बचत, आमदनी बढ़ती है लेकिन बचत भी बढ़ती है, लेकिन आमदनी में इजाफा ज़्यादा होता है, बचत में इजाफा उस रेशियो से नहीं होता। सो एस ओवर वाई इज लेस देन वन, वो हमेशा से क्या होता है, एक से कम होता है। यानी अगर एक रुपये बढ़ती है हमारे पास, इनकम लेवल 1 रुपीज़ इंक्रीज होता है, तो सेविंग 1 रुपीज़ इंक्रीज नहीं होगी, सेविंग हो सकता है 0.25, इसमें क्या होगा, इजाफा होगा, बट पॉजिटिव, लेकिन होती पॉजिटिव ही है। एपीएस, एपीसी और एपीएस किसके बराबर होते हैं, यूनिटी यानी 1 के बराबर होते हैं। ये आगे है एमपीएस। हाँ जी, एमपीएस जो हमने पीछे पढ़ा है, ये इसको थोड़ा सा बेटा चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई मुझसे। एमपीसी नहीं है, ये एमपीएस है, ठीक है। ये एमपीसी तो हमने पीछे पढ़ा है, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहाँ क्या है, एमपीएस आएगा। एमपीएस किसके बराबर होगा हमारे यहाँ, डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई। तो हमने एमपीसी पीछे क्या पढ़ा था, डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। यहाँ एमपीएस, सी की जगह एस डालना है आपने यहाँ, तो एमपीएस जो बराबर होगा डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई के, द रेट ऑफ इंक्रीज इन सेविंग ड्यू टू द इंक्रीज इन वाई, कि जो बचत में इजाफा होता है किसकी वजह से, आमदनी में इजाफे की वजह से होता है, तो इसे क्या कहते हैं, एमपीएस कहते हैं। तो ये इसका फंक्शन है। तो एमपीएस का, इसको हम इस फॉर्मूला इस तरह भी लिख सकते हैं कि एमपीएस बराबर होता है डेल्टा डीएस ओवर डीएस ओवर डी वाई। तो डी स्टैंड फॉर यहाँ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव जिन्होंने मैथ पढ़ी उन्हें पता है, डेरिवेटिव भी चेंज को एक्सप्लेन करता है। तो ये रेट ऑफ चेंज है बेसिकली, जो डेरिवेटिव क्या कर रहा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है इसके अंदर। तो एमपीएस क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एस ओवर डेरिवेटिव वाई, और ये इसको छोटे एस से भी जाहिर किया जाता है। यानी छोटा एस लिखा हो तो हमें पता लग जाना चाहिए कि ये एमपीएस को एक्सप्लेन कर रहा है। छोटा सी लिखा होगा तो वो एमपीसी को, जो हमने पीछे पढ़ा है, वो एमपीसी को जाहिर करता है। इट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द एस कर्व, यानी स्लोप कर्व के बराबर होता है, सप्लाई यानी सेविंग कर्व के बराबर होता है। ऑन द स्ट्रेट लाइन ऑफ सेविंग कर्व एमपीएस रिमेन्स कांस्टेंट, वो सेम रहता है, इसलिए हम कहते हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। या एमपीएस का एक फार्मूला और भी होता है, ये फार्मूला है एमपीएस के, ये एमपीएस के फार्मूले हैं, ये एमपीएस के फार्मूले बैठाइए। एमपीएस बराबर है 1 माइनस एमपीसी, इसको हम एमपीसी कहते हैं। कि अगर हम यानी यूनिटी में से इसको माइनस कर दें एमपीसी को, तो हमारे पास तब भी यानी हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो टुडे ओवर लेक्चर इज कंप्लीट। बेटा इस लेक्चर के हवाले से किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।